आज का जो टॉपिक है हमारा ये है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का, जैसे कि आप सब लोगों को पता है। और मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स को सबको राधे-राधे बेटा, सबको हेलो, हाउ आर यू? आप सब लोग जो है सही होंगे, ठीक होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज का सेशन मैं आपको बता दूँ, आज का सेशन हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के ऊपर है। मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पे जाती है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद वार्म वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। अब ये शायद इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे जो है देखिए, ये है आपका 14 गोज का, ये है आपका 16 गोज का, ये है 17 गोज का, ये है आपका 18 गोज का। तो 18 गोज का जो कैनुला है ये आपका कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है, ठीक है। बाकी आपका 20 गोज का है, 22 गोज का है और 24 गोज का, ये आपका येलो कलर का है। और ये हम मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? बच्चों के लिए। तो मेनली जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या हमें आईवी फ्लूइड देना है, या हमें आईवी फ्लूइड देना है ना, वो हम 18 गोज के कैनुला से करते हैं, ठीक है। बाकी 24 गोज का जो हमारा कैनुला होता है, ठीक है, ये वाला 26 का आएगा भाई, या 26 का आएगा, ठीक है। तो 24 गोज का जो कैनुला होता है हमारा, उसके लिए हम नॉर्मली आईवी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं। अगर ये लार्ज क्वांटिटी में देना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना है, तब हम 18 गोज का कैनुला यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इस जो कलर कोडिंग है हमारी, इसके हिसाब से आप लोग याद रखना कि किसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। तो जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हम यूज करते हैं, इसका आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी आपको सबको पता है कि कौन से गोज का जो कैनुला है हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आपको एयर एम्बोलिज्म दिखा रखा है कि आपका जो आपकी ब्लड वेसल्स है, उस ब्लड वेसल्स में क्या आ गई है? एयर आ गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ क्लियर। तो देखिए इसके अंदर आपकी एयर आ गई है, और इस एयर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जब भी हमारी एयर इसमें जाएगी, ठीक है, एयर एंटर करेगी ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो ब्लॉक कर देगी किसको? हमारी ब्लड वेसल्स को। तो इस टाइम पे हमारे क्या क्या है? एक तो हमें क्या कर देना है? स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। इमीडिएटली हमें क्या कर देना है? यहाँ पे इमीडिएटली हमें इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है, ठीक है, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या पोजीशन होती है? ये वाली पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कौन सी होती है? आपकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। क्या होती है? लेफ्ट लेटरल, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है विद हेड डाउन। क्या होती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हेड डाउन। इस कंडीशन में, ठीक है, विद हेड डाउन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं ड्यूरेंट मैन्योर। क्या बोलते हैं? ड्यूरेंट मैन्योर, ठीक है। क्योंकि इस मैन्योर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे एयर अगर आ गई है, तो वो एयर क्या हो जाएगी? आपकी किस में आ जाएगी? आपके वेन में आ जाएगी, यानी कि जो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन है वहां से ये ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। और वहां से हम उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्या? 100% ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे हमारी किसकी चीज हैं? ये सारे के सारे हमारी कंडीशन है किसकी? हमारी एयर एम्बोलिज्म की, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, हाइपरकिलीमिया हो सकता है, उससे ट्रीट करने के लिए हम वहां पे इंसुलिन विद डेक्सट्रोज दे सकते हैं। साल्बुटामोल का जो है हम इनहेलेशन दे सकते हैं, जिससे पोटेशियम शिफ्ट हो जाए। या फिर जो है पोटेशियम चिलेटिंग एजेंट हम दे सकते हैं, ठीक है। जो हमारे कैक्सलेट वगैरह आते हैं, कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन कैक्सलेट आते हैं, वो सब हम क्या कर सकते हैं? हाइपरकेलेमिया का ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि एयर एम्बोलिज्म की कंडीशन में आप पोजीशन कौन सी देते हो। या तो आप इसको बोल सकते हो ये कौन सी है? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है विद हेड डाउन, या फिर आप इसको लेफ्ट लेटरल विद हेड डाउन भी बोल सकते हो। अगर आप इसको लेफ्ट लेटरल विद हेड डाउन बोलते हो, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ड्यूरेंट मैन्योर। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ड्यूरेंट मैन्योर, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि आपको बस रिएक्शन देखनी है, और उस रिएक्शन में हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है बस वही देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अगर सबसे पहली रिएक्शन की मैं अगर बात करती हूँ, तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन होती है एक्यूट वेस्कुलर हीमोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। क्या है? एक्यूट वेस्कुलर हीमोलाइटिक रिएक्शन। इसका कोज हमारा क्या होता है? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होता है? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तैयारी जारी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल बेटा, जो है आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा ही होगा। एक्यूट वेस्कुलर हीमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर हमारा जो क्लिनिकल फीचर आता है, इसमें आएगा आपका चिल्स, फीवर, लोअर बैक पेन। क्यों लोअर बैक पेन क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, वो आपका जो टूटी फूटा ब्लड ग्रुप है, या टूटा फूटा जो आपकी आरबीसी है, वो घूमती हुई किडनी के पास भी जाएंगी। और किडनी के पास जाएंगी तो किडनी उसको फिल्टर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो मैंने आपको किडनी का जब हमने एमएसएन की क्वेश्चन किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। तो वहां पे वो फिल्टर करेंगे, वो फिल्टर तो होंगे
निकलेंगी नहीं क्योंकि वो टूटी फूटी हैं, हीमोलाइसिस हुआ है तो वहीं पे जाके वो स्टक हो जाएंगी, और अगर वहीं पे जाके स्टक हो गई है तो उसका मतलब वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा, लोअर बैक पेन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लोअर बैक पेन। जब भी हमारे कंडीशन लोअर बैक पेन की आई है तो मतलब वहां पे हीमोलाइसिस हुआ ही हुआ है। क्या हुआ है, हीमोलाइसिस हुआ है। इसका मैनेजमेंट बस यही है कि हमें इमीडिएटली उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। ठीक है, एक्यूट हीमोलाइसिस में हमारा मैनेजमेंट सिर्फ यही है प्रायोरिटी कि हमें उसको बंद कर देना है, बैग को वापस भेज देना है, किसको, हमारे जो हमारा ब्लड बैंक होता है, और वहां पे वो टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है उसका ब्लड ग्रुपिंग क्या था, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या था, वो सारी चीजें जो है वो फिर चेक की जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एक दूसरा है आपका फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। अब यहाँ पे कोई हीमोलाइसिस नहीं हुई है, ठीक है, नॉन हीमोलाइटिक जो है रिएक्शन हुई है, लेकिन फेब्राइल हुई है। फेब्राइल क्यों हो सकती है, जब भी हमारा डोनर को, जब भी हमारे मान लो मेरे को किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, और मेरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जब भी मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो जो डोनर की WBC है उसके अगेंस्ट में अगर मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, फॉरन एंटीजन मान के, तो अगर मेरी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है अगेंस्ट डोनर WBC, उसको हम बोलते हैं फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर इसमें सडन शेकिंग चिल्स आएगा। ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाएगा, राइगर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या बनी है, अभी अभी नई नई एंटीबॉडीज बनी है तो वो लड़ेंगी WBC के अगेंस्ट में। ठीक है, तो वहां पे सडन शेकिंग चिल्स आएगा, फीवर वहां पे आएगा। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले स्टॉप करेंगे। देखिए, स्टॉप तो आपका हर एक जगह पे है, हर एक ट्रांसफ्यूजन में है, बस आपके जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम वो स्पीड कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टॉप कर देना है। उसके बाद ल्यूकोसाइट पुअर या वॉश्ड ब्लड हमें देना है। वॉश्ड, यहाँ पे वॉश्ड ब्लड का मतलब ये नहीं है कि हमें ब्लड को नहलाना है, इसका मतलब ये नहीं है, हमें उस होल ब्लड में से WBC निकाल देनी है। क्या निकाल देनी है, WBC। हम उससे पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री तो नहीं है किसी चीज की, तो अगर उसको हिस्ट्री है पहले से कि उसको ऐसा होता है, ये वाली रिएक्शन अगर देखने के लिए मिलती है, तो हमें क्या कर लेना है, हमें उस WBC को क्या कर देना है, वॉश्ड आउट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट पुअर वॉश्ड ब्लड हमें यहाँ पे देना है, या तो उसमें ल्यूकोसाइट हो ही ना, या कम हो ताकि कम एंटीबॉडी बने, कम रिएक्शन हो, या फिर हमें उसको निकाल देना है। प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, प्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। भाई हमें जब पता है कि ऐसा हो सकता है तो हम ये दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम प्री एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स का। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। एक होता है हमारा सेप्सिस। भाई आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो और आपने जो है वो आपने BT सेट निकाला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट निकाला, और वो कभी किसी को टच हो रहा है, कभी किसी को टच हो रहा है। CHO की क्लास में सब ANM भरे हैं, कोई बात नहीं बेटा। देखो आप लोगों ने वो 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी, है ना, सबने देखी होगी। तो नॉलेज गेन करने का कोई क्लास और कोई कुछ नहीं होता है, आप किसी भी क्लास में जाके बैठ के देख सकते हो। ब्रेन सबके पास है, सबको पता है, हर इंसान का जो ब्रेन होता है, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, कितना हम ग्रैब कर सकते हैं। तो डजेंट मैटर, चिल मारो, है ना, मस्त रहो एकदम। तो यहाँ पे जो है हमारा सेप्सिस का अगर मैं बताऊं आपको, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने गए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते आपने वो BT सेट कभी कहीं टच हो रहा है, कभी कहीं टच हो रहा है, क्योंकि उसको खोलते खोलते भी है ना, वो मतलब कहीं ना कहीं टच हो जाता है, उसको बहुत केयरफुली हमें पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो पकड़ के रखना पड़ता है ताकि वो टच ना हो इधर उधर, क्योंकि वो स्टीराइल होता है। तो हमें उसकी, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, नई नई नर्स बनी हूं मैं और मेरे को नहीं पता कि मेरे को कैसे BT सेट खोलना है, कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है, तो उस दौरान अगर आपने क्या कर दिया, कंटामिनेशन दे दिया किसी पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोज क्या है, कोज है यहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन जाता है ब्लड प्रोडक्ट में, तो ऐसा सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर है, रैपिड ऑनसेट ऑफ चिल्स, हाई फीवर, सीवियर हाइपोटेंशन। जब भी सेप्सिस होता है ना तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन वहां पे एंटर कर गई है। ठीक है, सर्कुलेटरी शॉक भी वहां पे हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया पूरे ब्लड सर्कुलेशन में क्या करेगा, वो घूमता रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इमीडिएटली स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन को। कल्चर लेना यहाँ पे जरूरी है। देखिए, हर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में एक स्पेसिफिक अलग से चीज होती है, उसको आपको नोट करना है और ध्यान रखना है इस चीज का।
ठीक है। अब यहाँ पे सेप्सिस हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ब्लड बैग भेजा था, सॉरी इसमें हीमोलाइसिस में, ठीक है, ब्लड बैंक को ब्लड बैग भेजा था ताकि क्रॉस मैच चेक कर सके कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी क्यों हुई। अब यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से, सेप्सिस की वजह से हुआ, तो हम यहाँ पे कल्चर भेजेंगे। क्या भेजेंगे हम यहाँ पे? कल्चर भेजेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन कल्चर ऑफ पेशेंट ब्लड, सेंड द ब्लड बैग विद द रिमेनिंग ब्लड टू द लैब एंड एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक एंड आईवी फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक देंगे और आईवी फ्लूइड्स भी हम यहाँ पे देंगे। आईवी फ्लूइड हम इसलिए देंगे ताकि हमारा जो पेशेंट का जो है ब्लड जो है वो वॉश आउट हो जाए जल्दी जल्दी, और वहां से क्या हो जाए, ज्यादा यूरिन आउटपुट हो, और ज्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो अगर बैक्टीरिया होगा भी तो वो वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, एंटीबायोटिक और आईवी फ्लूइड भी हम यहाँ पे देते हैं। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज ब्लड विद इन 4 आवर्स। कोशिश करेंगे कि हमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है वो हमें विद इन 4 आवर्स के अंदर अंदर हम खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग होती है हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, वैसे तो आइडली 2 to 4 आवर्स की होती है, लेकिन अगर 4 घंटे से ज़्यादा अगर आपने डिले कर दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ज़्यादा लंबा टाइम आप दे रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, जो हमारा कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, एक होता है डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 से 4 घंटे के अंदर हम क्या दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 4 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि उसको हम बोलते हैं डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक तो हमें देखने के लिए मिलेगा हीमोक्रोमेटोसिस, और एक हमें देखने के लिए मिलेगा हीमोसिड्रियोसिस, ठीक है। तो हीमोक्रोमेटोसिस की सेप्टिसेमिया, बिल्कुल धीरज पटेल ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सेप्टिसेमिया यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छे से समझाती हो, आपकी क्लास में मैं पहली बार आई हूँ। थैंक यू सो मच बेटा डॉक्टर पांड्या। वैसे तो आप डॉक्टर लगा रखा, तो आई होप कि आप डॉक्टर ही हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच कि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद हो रही है, लेकिन जो है सही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डिलेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा लंबे टाइम का नहीं देना। अगर आपने बहुत लंबा टाइम हो गया है, डिलेड कर दिया है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते करते बहुत लंबा टाइम लगा दिया है, तो वहाँ पे हमारा हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है या फिर हीमोसिड्रियोसिस, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है हमारा, ठीक है, आयरन का ओवरलोड हो सकता है। डिलेड ट्रांसफ्यूजन में हमारा सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आयरन ओवरलोड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। एंड डिपोजिशन, और यही अगर डिपोजिशन जो हमारा बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है आयरन का, अगर इस आयरन का टिश्यूज और ऑर्गन के अंदर अगर डिपोजिशन होना शुरू हो गया, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोसिड्रियोसिस। क्या बोलते हैं, हीमोसिड्रियोसिस। नो मैम डॉक्टर नहीं हूँ, एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, हमने डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात की। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, आयरन चिलेटिंग एजेंट देंगे, क्योंकि जब भी हम आयरन का हम क्या देंगे, एंटीडोट, है ना। आयरन चिलेटिंग एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आयरन का एंटीडोट, ठीक है। तो आयरन का एंटीडोट हमारा क्या है, डिफॉरेक्सामाइन। ये भी बार बार इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए आयरन चिलेटिंग एजेंट कौन होता है, आयरन का एंटीडोट कौन होता है। तो आयरन का जो एंटीडोट होता है वो होता है आपका डिफॉरेक्सामाइन। क्या होता है, डिफॉरेक्सामाइन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन। अब देखिए माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन क्या हो सकती है। वैसे तो आपकी डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अगर जो प्लाज्मा जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि प्रोटीन तो होती है प्लाज्मा के अंदर। हमारी फिब्रिनोजन होता है, ग्लोबुलिन होता है, हमारा एल्ब्यूमिन होता है ना। तो उस प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट में अगर कोई एंटीबॉडी बन गई, इन केस ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डोनर की प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी बन गई, तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन। अब माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन के अंदर थोड़ा बहुत ईचिंग होगा, अर्टिकेरिया होगा और हाइव्स आएंगे, ठीक है। तो खुजली होगी, थोड़ी बहुत रेडनेस हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो है थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, फ्लशिंग जो है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे ट्रांसफ्यूजन को, और हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एंटीहिस्टामाइंस, ठीक है, अगर माइल्ड एलर्जी हुई है तो, ठीक है। तो माइल्ड एलर्जी के लिए हम एंटीहिस्टामाइन देंगे, और एंटीहिस्टामाइन में हमारा क्या आता है, इंजेक्शन एविल। क्या आता है, इंजेक्शन एविल, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि माइल्ड एलर्जी
एलर्जिक रिएक्शन हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी बनी है। ये हमारा उस केस की तरह नहीं है कि नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रही है और नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन में हमारी डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट में बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे कॉमनली सीन दिखाई देता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया था। एनाफाइलेक्टिक के बारे में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, चाहो तो आप प्रीवियस क्लास को जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, ये एक बॉडी की इम्यून सिस्टम का ही रिएक्शन होता है। खुद की ही बॉडी, स्पेशली आपकी जो आईजीए एंटीबॉडी है, ठीक है, आपके जो इम्यूनोग्लोबिन है आईजीए, जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है आईजीए, इसी के अगेंस्ट में हमारा क्या करना लग जाता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। जो डोनर की प्लाज्मा में आईजीए है उसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। डेक्सोना भी, हाँ बिल्कुल धीरज पटेल, डेक्सोना भी हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। स्टीरॉयड भी हम वहाँ पे दे सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में हमारा क्या होगा, एंजाइटी होगा, एर्टिकेरिया, वीजिंग और डिस्निया होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये मोस्ट कॉमनली ये आपको किसको अफेक्ट करेगा, लंग्स को यहाँ पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जाना था, हमारे लंग्स को जाना था या हमारी पूरी बॉडी को जाना था, वो वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। मैनेजमेंट में हम स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन और यहाँ पे हम क्या देते हैं, आईवी एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन एविल और डेक्सोना भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन और आईवी एपिनेफ्रिन, इसके बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपिनेफ्रिन देंगे हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी किसके रिगार्डिंग थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के रिगार्डिंग थी। चलिए, हमने ये सारी की सारी रिएक्शन पढ़ ली। अब देखो इसमें हमारा जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अब ये हमारे कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है कि आप ब्लड में, आप किस ब्लड डोनेट किया किसी ने और उस ब्लड डोनेशन में से आपने क्या निकाल लिया, सिर्फ एफएफपी निकाल लिया, यानी कि आपने सिर्फ फ्रेश जो है प्लाज्मा निकाल लिया। अब उस फ्रेश प्लाज्मा को आप कुछ टाइम के लिए स्टोर रखते हो और जब भी हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है, सिर्फ हमें अगर प्लाज्मा ही चाहिए सिर्फ ट्रांसफ्यूज करने के लिए, तब हम ये यूज करते हैं एफएफपी, ठीक है। लगभग इसका वॉल्यूम 200 से 250 ml का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर मैं किसकी बात करती हूँ, इसके अंदर सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा को फ्रोजन किया जाता है कम से कम विद इन 6 to 8 आवर्स ऑफ कलेक्शन, ठीक है। जैसे ही हमने कलेक्शन किया उसी के 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना है, उसको क्या करके रखना है, उसको हमें स्टोर करके रखना है, यानी कि हमें उसको फ्रोज करना है, ठीक है। आपको पता है ना, फ्रोजन की हुई चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं, क्योंकि जैसे आप मटर ले लो, आप है ना, अगर मटर के दाने होते हैं ना, अगर आप उसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हो तो आप उसको फ्रोज करके रख लो, बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी। तो ऐसे ही हमारे जो हमारा प्लाज्मा होता है उसको भी हम फ्रोज करके 6 से 8 घंटे विद इन 6 to 8 आवर्स के अंदर अंदर हमें कलेक्शन के विद इन 6 से 8 घंटे के अंदर हमें उसको फ्रोजन करना होता है, ठीक है। -80 डिग्री और इससे भी ठंडा, इससे भी कम मतलब टेम्परेचर पे हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हम इसको जब भी हमें ट्रांसफ्यूजन करना होता है, हमें इसको थाविंग करना होता है। थाविंग टाइम क्या होता है, थाविंग टाइम होता है कि जो उसका -18 डिग्री टेम्परेचर था उसको पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर तक लेके आना, उसको हम बोलते हैं थाविंग। क्या बोलते हैं, थाविंग हम उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थाविंग के बाद हमें यूज करना है, ट्रांसफ्यूज कर देना है इमीडिएटली विद इन 30 to 60 मिनट्स के अंदर अंदर। अगर तब भी हमने उसको यूज नहीं किया तो स्टोर करके रखेंगे 2 से 6 डिग्री पर 24 घंटे के लिए, और तब भी हमने उसको अगर यूज नहीं किया तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे इफ स्टिल नॉट यूज्ड, है ना। सबसे पहले हमने उसको -18 डिग्री पे स्टोर किया, हमें जब भी उसको देना है हम उसको थाविंग करना होता है, 20 से 30 मिनट के लिए थाविंग किया। थाविंग करने के बाद हमने उसको क्या किया, हमने अगर उसको तब भी ट्रांसफ्यूज नहीं किया, किसी वजह से अगर कैंसिल हो गया कि नहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना है या एफएफपी अभी नहीं देनी है ना, कई बार ऐसे होता था, तो हमें क्या करना होता है, उसको थाविंग करने के बाद हमें उसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना है, सॉरी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए हमें उसको स्टोर करके रखना है। और अगर हमने तब भी नहीं उसको यूज़ किया, 24 घंटे के लिए हमने स्टोर करके रखा, लेकिन अगर तब भी हमने उसको यूज़ नहीं किया, फिर वही डिस्कार्ड कर देना, फिर उसको रखने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एक होता है हमारा एल्ब्यूमिन 20%, 20% का मतलब होता है 20 ग्राम एल्ब्यूमिन इन 100 ml। पूरी 100 ml की बोतल आती है, उस 100 ml में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। ये स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है एल्ब्यूमिन जिसके अंदर हमारी या तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो या फिर कुछ स्पेसिफिक जैसे ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए, जहाँ पे सिर्फ एल्ब्यूमिन ही चाहिए, क्योंकि एल्ब्यूमिन आपको पता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, है ना। और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा जहाँ पे अडीमा हो रहा है, जहाँ पे लीक हो रहा है, प्लाज्मा लगातार
लगातार लीक होता जा रहा है ना, तो ऐसी जो भी कंडीशन हमारी होंगी जहाँ पे प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एल्ब्यूमिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ ज़्यादातर लीवर वाले पेशेंट जो होते हैं ना, CLD वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं किसको, हमारे एल्ब्यूमिन को। ठीक है, तो 100 ml का आता है। स्टोरेज टाइम कम से कम इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन टाइम इसका 15 से 30 मिनट का होता है। एक्चुअल में 15 से 30 मिनट का नहीं होता है, इसका जो ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है वो लगभग 4 घंटे का होता है। ठीक है, ये हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, यहाँ पे लगभग 4 घंटे के लिए हम इसको देते हैं। ठीक है, 15 से 20, हाँ 15 से 20 ml पर मिनट हम इसमें चला सकते हैं। ठीक है, तो 4 बहुत स्लो देना होता है इसको, हम रैपिडली ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एल्ब्यूमिन को रैपिडली ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो वहाँ पे क्या हो सकता है, हाइपरवॉल्यूमिया हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन अगर ब्लड में जाएगा तो प्रोटीन ब्लड में जाते ही क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑन्कोटिक प्रेशर जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर जाएगा तो वहाँ पे वापस से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस से पानी है, जो हमारा सेल के अंदर पानी है, वो सारा का सारा ब्लड खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें रैपिडली यहाँ पे नहीं देना है, हमें बिल्कुल स्लोली इसको ट्रांसफ्यूजन करना है, किसको, हमारे एल्ब्यूमिन को। ठीक है, प्रिकॉशंस में ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को एल्ब्यूमिन चल रहा है तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना है ओरल फ्लूइड को, और उसका बीपी को असेस करते रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बीपी असेस करते रहना है, और ओरल फ्लूइड हमें वहां पे कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक होता है आपका PRBC, ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 250 से 350 होता है, और जो होल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है ये लगभग 350 से 450 ml होता है। ठीक है, इसमें भी RBC प्रेजेंट है, इसमें भी RBC प्रेजेंट है। इसका स्टोरेज भी आपका 35 डेज का है, और इसका स्टोरेज भी आपका 35 डेज का है। लेकिन इसमें आपका एक PRBC है ना, एक PRBC देने से आपका 1 ग्राम % हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखना, जब भी हम PRBC देते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते हैं, इसके ब्लड को भी 4 घंटे से पहले ख़त्म करना होता है, वरना उसमें भी, हाँ ये मैं बात हार्दिक ये बात मैं बता चुकी हूँ कि हमें 4 घंटे से ज़्यादा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को नहीं देना होता है, क्योंकि उसके बाद उसमें सेप्टिसेमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, तो एक PRBC आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर देता है, और लगभग 2 से 3% हीमेटोक्रीट का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 35 दिन के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर आपका जो मोस्टली क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है वो आपका 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर और 13 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, किसमें, क्रायोप्रेसिपिटेट में। और जो क्रायोप्रेसिपिटेट होते हैं ये आपके जो आपका ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है ना, इसी से किया जाता है। क्रायोप्रेसिपिटेट का कोई और मतलब नहीं है, क्रायोप्रेसिपिटेट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने क्लोटिंग फैक्टर को वहां से निकाल लिया, फिब्रिनोजन को वहां से निकाल लिया। लगभग 150 से 250 mg आयरन, सॉरी 150 से 250 जो mg होता है लगभग फिब्रिनोजन जो होता है वो आपके क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर होता है। एक क्रायोप्रेसिपिटेट का बैग आता है 10 से 15 ml का, और 10 से 15 ml को हमें क्या करना है, 10 से 15 मिनट में देना है, यानी कि एक बैग को 1 मिनट में हमें ट्रांसफ्यूजन कर देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और क्रायोप्रेसिपिटेट को हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये होता है, एक आपकी प्लेटलेट्स भी होती है। प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो लगभग उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की वो लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर डेंगू वाला पेशेंट है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला पेशेंट है, किसी कंडीशन की वजह से अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट का लेवल कम हो गया है, तो उस प्लेटलेट के लेवल को कम होने की वजह से लगभग, जैसे मान लो 10,000 से कम हो गई है, या फिर लगभग 15,000 से कम हो गई है, तो उस कंडीशन में हमें प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना होता है। अब प्लेटलेट भी आपकी 2 टाइप की आती है, एक आती है RDPC, एक आती है आपकी SDC। तो जो आपकी रैंडम डोनर प्लेटलेट होती है RDP, और एक आपकी जो होती है सिंगल डोनर होती है। तो जो रैंडम होती है ये लगभग आपकी 8,000 से एक RDP चढ़ाने से आपको कम से कम 8 से 10,000 जो है प्लेटलेट इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप SDP दे रहे हो, सिंगल डोनर प्लेटलेट दे रहे हो, है ना, रैंडम होती है, आपने किसी से ब्लड लिया और ब्लड जो है आपने उसको चढ़ा दिया। लेकिन सिंगल डोनर का मतलब ये होता है आपने एक ही पर्सन से लिया और सिर्फ उससे हमने क्या लिए है, प्लेटलेट्स ही ली है। ठीक है, मतलब उसको क्या करके उसको हम जो है वहाँ पे अलग से प्लाज्मा फेरेसिस करके हम उसको क्या करते हैं, प्लेटलेट को निकाल लेते हैं। तो जो आपका सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है ना, उससे आपकी लगभग 40,000 से 50,000 प्लेटलेट जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, SDP RDP ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा ब्लड के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई है। बाकी आपका जो है इंडिकेशन PRBC का एनीमिया वाली कंडीशन में, हाइपोवोलीमिया में, ब्लड लॉस में, सीवियर हाइपोवोलीमिया में, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस में।
ठीक है। ट्रांसफ्यूजन का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन टाइम होता है 2 घंटे का, मैक्सिमम टाइम हो सकता है 4 घंटे का। 4 घंटे से ज्यादा अगर हुआ तो सेप्टिसेमिया का रिस्क हो सकता है, और कोज ऑफ सेप्सिस कौन हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये आपका कौन सा क्रोमोसोम्स है, ये आपका 9 क्रोमोसोम्स है। अब हर क्रोमोसोम्स की क्या होती है, जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं यहाँ पे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है हमारी क्रोमोसोम्स की। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी कुछ तो होती है आपकी लॉन्ग आर्म्स, क्या होती है, कुछ होती है लॉन्ग आर्म्स, और कुछ होती है आपकी शॉर्ट आर्म भी होती है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट आर्म है, जो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म होती है, शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म और हमारी लॉन्ग आर्म को बोलते हैं क्यू आर्म। तो हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा कि कहाँ पे हमारा एग्जैक्ट लोकेशन होगा एबीओ का, कि भाई आपका जो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप, ये होता है हमारा क्या, 9q34.2। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है भाई 9q34.2, ये 34.1 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका ये जाएगा। ठीक है, 9q34.2 ये आंसर जाएगा। ठीक है मैम, आप एएनएम वाले चैनल पर क्लास क्यों नहीं लेती हो? लिप्स, आप क्या एएनएम स्टूडेंट हो बेटा? नमस्ते बेटा। अभी एएनएम वाला जो है यूपी ट्रिपल एससी का भी आपको बहुत मिस करते हैं। हाँ बेटा, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। तो एएनएम वाले बच्चे, अगर एएनएम वाले बच्चे हैं अभी इस क्लास में, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम था, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम रिलैक्स होना चाहिए आप लोगों को, है ना, क्योंकि अभी अभी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम जो बहुत बेकार गया कुछ बच्चों का, तो उसके लिए जो है मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि इतनी तैयारी करने के बावजूद भी पेपर अच्छा नहीं गया। लेकिन हार कभी नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप, कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि लाइफ इसी को बोलते हैं, मेहनत करना है, फेल हो गए दोबारा मेहनत करनी है, फिर दोबारा जीएनएम है मैम, ओके, फिर दोबारा से मेहनत करनी है, फिर दोबारा उठना है, कभी गिरना, अगर चाहे 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार उठेंगे, 1000 बार गिर के उठ के भी हम क्या करनी है, मेहनत करनी है। हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी जो है जो चीज़ होती रहेंगी होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, यहाँ पे हमने बात की किसकी, क्रोमोसोम्स नंबर 9 की। ठीक है, जैसे हमारे सारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, 23 पेयर जो है, हाँ मैम बहुत खराब गया है, हाँ आई नो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम्स नंबर 9 है, उसकी भी जो हमारी कौन सी आर्म है, क्यू आर्म होती है। ठीक है, उसमें भी अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो भाई आजकल है ना, कोई एग्जाम का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा कि आपसे इतना सिलेबस दिया है और आपसे इतना ही पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने हमेशा एएनएम की क्लास को इस तरीके से लिया, कभी लिया ही नहीं कि मैं एएनएम वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने हमेशा एक जो है एडवांस में ही पढ़ाया उन लोगों को। हालांकि बच्चे बोलते थे मैम इतना एडवांस नहीं आता, इतना एडवांस नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है ना आज की लाइफ में, उस हिसाब से हमें 2 कदम आगे ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे सीएचओ की क्लास में भी हमेशा यही कोशिश करूंगी कि आप लोग 2 कदम आगे चलो एग्जामिनर से, क्योंकि अभी क्या है, अभी एग्जामिनर नहीं सोच रहा है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसे करते रहते हैं, तो हमें उनसे 2 कदम आगे ही सोच के चलना पड़ेगा, आगे ही पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स चीज़ों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब एग्जाम में बैठे तो हमारा इतना मूड खराब ना हो कि हमें तो ये पता ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए जो थोड़ा सा है जो है थोड़ा सा अगर एक्सप्लोर करे टीचर आपको, या फिर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करे, तो उसको ग्रैप करने की कोशिश किया करो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लिप्सा वेरी गुड। तो 46 क्रोमोसोम्स में भी जो आपकी 9th नंबर का क्रोमोसोम्स है, उसकी भी जो क्यू आर्म होती है ना, जो लॉन्ग आर्म होती है, उसमें भी आपका 9q34.2, दिस इज द राइट आंसर और दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है। अब यही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, या फिर आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना भाई। ठीक है मैम, आप सब कुछ पढ़ा थी बट नॉन नर्सिंग देख के नर्सिंग का, अच्छा नर्सिंग का कैसा रहा था? नर्सिंग का आपको लगा था कि पढ़ के जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए थे आप लोगों ने? नॉन नर्सिंग का तो देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नॉन नर्सिंग इज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पढ़ाए हुए से में से नर्सिंग में भी अगर आप क्वेश्चन करके आए हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो अभी भूल जाओ, चीज़ों को भूल जाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब जो है आगे की तैयारी करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली है। तो देखिए जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, आपका जो है ए बी ब्लड ग्रुप है, या फिर ओ ब्लड ग्रुप है, ये क्या होते हैं, ये जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप है ना, ये इनके क्या है, फिनोटाइप है। ये क्या है, हमारे फिनोटाइप है। तो इन फिनोटाइप के अपने क्या होते हैं, एक जीनोटाइप भी होता है। ठीक है, क्या क्या बन सकता है इनका, देखिए कौन कौन सा जीनोटाइप बन सकता है। ए का जीनोटाइप बन सकता है IA और IA, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IA और I, है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे
जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे IA और यहाँ पे IB और यहाँ पे IA, IB और I। तो ये जो है, ये वाले जो हमारे क्या होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, ये हमारे डोमिनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और जो ये वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। ये क्या है, हमारे रिसेसिव एलील। और हमेशा ध्यान रखना कि जो डोमिनेंट एलील होते हैं उनका ही अपना क्या होता है, उन्हीं की अपनी जो है डोमिनेंसी होती है, ठीक है। रिसेसिव की डोमिनेंसी नहीं होती है, हमेशा डोमिनेंट जीन की हमेशा क्या होती है, डोमिनेंसी होती है। तो हमारा जो ये है, हमारा बी ब्लड ग्रुप है, इसका हमारा IB और IB ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं IB और I, ठीक है। AB का हमारा, AB के जो जीनोटाइप होता है वो हमारा IA और हमारा IB होता है, और O का जो हमारा जीनोटाइप होता है ये होता है ये, ठीक है, I और I। तो ये रिसेसिव है, ये हमारे डोमिनेंट होते हैं। अब हमारे से ये बोला गया है, ठीक है, मैम I का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे ये सारे के सारे हमारे एलील्स हैं, ठीक है। तो रिसेसिव एलील है और हमारे डोमिनेंट एलील है, A नेगेटिव और O पॉजिटिव। तो यहाँ पे फादर का लिख लेते हैं, क्या है, A नेगेटिव, ठीक है। तो A नेगेटिव है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, IA लिख सकते हैं, और यहाँ पे I स्मॉल I लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, IA और यहाँ पे स्मॉल I, क्योंकि हमारे जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा A नेगेटिव है, ठीक है। और मदर का क्या है, O पॉजिटिव। तो मदर का हम कैसे लिखेंगे, मदर का हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम अगर इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल के हिसाब से देखो इसके ब्लड ग्रुप हमारे क्या क्या निकलेंगे। तो पहले हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों एलील को मिलाएंगे। तो इन दोनों एलील को मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा इन दोनों को मिला के बन जाएगा IA और स्मॉल I। इसका भी सेम होगा, IA और स्मॉल I, ठीक है। और इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल, और इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा स्मॉल। यानी कि ये हमारे जो दोनों होते हैं ये हमारे O ब्लड ग्रुप के एलील्स हैं, ठीक है। जो हमारा O ब्लड ग्रुप है उसके क्या है, एलील्स है। तो इनके जो बच्चे होंगे उनको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, उनको आएगा आपका या तो A ब्लड ग्रुप, ये भी आपका A ब्लड ग्रुप है, ये आपका O ब्लड ग्रुप है, और ये भी आपका O ब्लड ग्रुप है। तो जिस भी फादर का A नेगेटिव है और O पॉजिटिव मदर है, उनके कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं, या तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा A या फिर उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा O, ठीक है। या तो A होगा या फिर O होगा। अब रही आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कि फादर तो A नेगेटिव है और मदर O पॉजिटिव है, ठीक है। A नहीं होगा, A नहीं होगा, ओके, आंसर दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, या तो A होगा या फिर O होगा। अब ये टेबल समझ में आई, कैसे मैंने निकाला है, जल्दी से बताओ। A क्यों नहीं होगा बेटा लिप्सा, A होगा, ठीक है। A होगा या फिर O होगा। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं लेके चलना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया IA और I, और यहाँ पे लिख दिया आपने I और I, ठीक है। तो हम पहले इसको और इसको मैच करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, IA और I। फिर हम इसको और इसको करेंगे तो फिर भी हमारा यही बनेगा, ठीक है। और जब हम इसको और इसको करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा स्मॉल I, ठीक है। और जब हम इसको और इसको करेंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, स्मॉल I। तो ये हमारा O ब्लड ग्रुप है दोनों, और ये हमारा क्या है, A ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो या तो A होगा या O होगा।